हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल एडू टैप में। यहाँ पर हम FCI AG3 की तैयारी कर रहे हैं, जो आज हमारा जनरल साइंस का टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसका पार्ट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था कि जो 3 लॉज है मोशन के वो किसने दिए, न्यूटन का पहला लॉ क्या था, दूसरा लॉ क्या था, तीसरा लॉ क्या था। वो बेसिक बातें हमने पार्ट नंबर 1 में कर ली है। अब कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम पार्ट नंबर 2 में करेंगे और इसका एडवांस लेवल पार्ट नंबर 3 में आएगा। तो ये जो टॉपिक है आपको 3 पार्ट्स में मिलने वाला है। तीनों पार्ट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को भी आपको लास्ट तक देखना है और अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपको अगर PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार शेड्यूल बता देती हूँ, डेली मैं बताती भी हूँ कि आपकी वीक में 5 डेज क्लास होती है 2 PM, ठीक है। मंडे और ट्यूसडे को जनरल स्टडीज दीपक सर आपको पढ़ाते हैं, वेडनेसडे को जनरल साइंस की मेरी क्लास होती है, थर्सडे को टेक्निकल में ARD बोटैनी जूलॉजी शामली मैम आपको पढ़ाते हैं, फ्राइडे अकाउंट संतोष सर पढ़ाते हैं। इस तरीके से आप हर सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते। तो यहाँ पर आपको न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ किसमें दिख रहा है कि बॉल कंटिन्यूज टू रोल अंटिल फ्रिक्शन स्टॉप्स इट। बॉल जब तक रोल करते रहेगी जब तक उसमें फ्रिक्शन ना लगा दे। बिल्कुल सही बात है, बॉल जो रोल कर रही है वो मोशन में है और मोशन कब तक करते रहेगी जब मैं उसमें एक फ्रिक्शन ना लगा दूं, अपोजिंग फोर्स ना लगा दूं। तो ये हो गया हमारा आंसर न्यूटन फर्स्ट लॉ का। लेकिन आगे भी देख लेते हैं। रॉकेट, रॉकेट जब ऊपर जाता है, रॉकेट जब ऊपर जाता है जो थ्रस्ट ऑफ गैस है वो नीचे आता है, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो रहा है। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जांपल है, ये गलत हो गया। गन रिकॉइल्स आफ्टर फायरिंग अ बुलेट, जब आप गन से बुलेट को फायर करते हैं, बुलेट आगे जाती है, आपकी जो गन है, आपका जो हैंड है वो पीछे आता है। यहाँ पर भी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लग रहा है, ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा कि न्यूटन का पहला लॉ हमें कहता है कि एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है इट स्टेज एट रेस्ट, इफ इट इज इन मोशन इट स्टेज इन मोशन until and unless an external force is applied, ठीक है। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि अ हॉर्स इज पुलिंग अ कार्ट अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। मान लीजिए एक हॉर्स है जो कार्ट को पुल कर रहा है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से क्या होना चाहिए कि एक अपोजिट रिएक्शन भी आना चाहिए। तो हॉर्स जो है वो फोर्स अप्लाई करेगा कार्ट पर, सिर्फ कार्ट पर अप्लाई कर रहा है, कार्ट अप्लाई नहीं कर रहा है, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं होगा। कार्ट डज नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स, इसमें भी बोल रहा है कि कार्ट कोई फोर्स नहीं लगाएगा, तो ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं होगा। लेकिन कार्ट अगर अप्लाई कर रहा है फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ के अंदर आता है, ठीक है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब हॉर्स कार्ट को पुल कर रहा है यानी कि वो एक्शन कर रहा है और कार्ट क्या करेगा? इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगा, वो क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। बॉडी ऑफ मास 10 kg, मास कितना दिया है? 10 kg दिया है, इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। फोर्स कितना दिया है? 20 न्यूटन दिया है। व्हाट विल बी इट्स एक्सीलरेशन? तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ हमने पढ़ा था कि न्यूटन के सेकेंड लॉ ने क्या हमें फॉर्मूला दिया है? F इज इक्वल टू m इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? एक्सीलरेशन निकालना है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फोर्स अपॉन मास। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू F अपॉन m। F हमें कितना दिया है? 20 दिया है। मास कितना दिया है? 10 दिया है। 20/10 कितना होता है? 2 होता है। और एक्सेलरेशन की यूनिट यहां से हमें पता चल रही है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। मास की यूनिट क्या होती है? केजी यानी कि किलोग्राम। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन पर केजी।
ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर हो जाएगा बी। तो ये हम किससे निकाल रहे हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ से निकाल रहे हैं, ए इज इक्वल टू एफ बाय एम से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 6 kg। अब हमें फोर्स निकालना है, तो अगेन आप यहाँ पे न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज करना पड़ेगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। फोर्स निकालना है मतलब यही फॉर्मूला रखना है। मास कितना दिया है हमें, 6 kg दिया है, एक्सीलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 24। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, 24 न्यूटन। आंसर क्या आ जाएगा, 24 न्यूटन आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू एम ए से आप या तो फोर्स भी निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं, न्यूटन का सेकेंड लॉ है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट एक्सीलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। अब आपको बताना है कि न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से एक्सीलरेशन किन चीज पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम न्यूटन का सेकेंड लॉ लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब आपको याद भी हो गया होगा, हमने कितनी बार कर लिया है, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन एम। ठीक है, यानी कि जो एक्सीलरेशन है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली यानी कि जो ऊपर रहता है, जो न्यूमरेटर में रहता है, डायरेक्टली रहता है। जैसे जैसे फोर्स बढ़ते जाएगा एक्सीलरेशन भी बढ़ते जाएगा। लेकिन मास जो है वो नीचे है, ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे मास बढ़ेगा एक्सीलरेशन डिक्रीज होगा। तो एक्सीलरेशन किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स पर और मास पर। लेकिन क्या ये वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन हमें यही पूछा था कि एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड नहीं करता है, वॉल्यूम पर नहीं करता है। वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है, एक्सेलरेशन मास पर डिपेंड करता है और फोर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। अ बुक इज लाइंग ऑन अ टेबल। मान लो ये टेबल है, टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है। बुक अभी कैसी है, रेस्ट पर है, द बुक इज एट रेस्ट। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। बताइए इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है। ठीक है, बुक जो है सिर्फ टेबल पर रखी हुई है और रेस्ट पर है। क्या इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में बताया था कि जब भी कोई बॉडी नीचे आती है, जब भी अर्थ जो है फोर्स लगाता है किसी भी बॉडी को नीचे खींचने के लिए, जैसे कि एप्पल वाला एग्जांपल देखा था कि एप्पल जो है कोई ट्री से नीचे गिर रहा है, वो किसके कारण गिरता है, ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो बुक तो नीचे नहीं गिर रही, तो बुक यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर नहीं आएगी। यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल लिखा है, इसको भी काट दो, यानी कि बैलेंस फोर्स लग रहा है। अगर कोई भी चीज रेस्ट पर है, अगर कोई भी चीज रेस्ट पर है यानी कि बैलेंस फोर्स लग रहा है। बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है एक बार समझ लेते हैं, फिर यहाँ पर कैसे लग रहा है वो भी समझेंगे। मान लो यहाँ से फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का और यहाँ से भी फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। ठीक है, दोनों जो है इक्वल फोर्स है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से लग रहे हैं। तो ये भी 5 न्यूटन का लगा रहा है, उधर से भी 5 न्यूटन का लगा रहा है। तो बुक वहां पर हिलेगी क्या, बिल्कुल भी हिलेगी नहीं, रेस्ट पर रहेगी। तब उसे क्या कहा जाता है, बैलेंस फोर्स कहा जाता है। तो जब भी रेस्ट के लिए पूछता है तो वहां पर बैलेंस फोर्स ही आता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बैलेंस फोर्स। अब अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या है कि अगर ये 5 न्यूटन लग रहा है और ये वाला 6 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ से 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो यहाँ से जो लग रहा है ग्रेटर फोर्स लग रहा है, बुक जो है इस तरफ सरक जाएगी, बुक जो है उस तरफ थोड़ी सी सरक जाएगी, वहां पर अनबैलेंस फोर्स लगता है। जब भी कोई बॉडी मोशन करती है वहां पर अनबैलेंस फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बैलेंस फोर्स कैसे लग रहा है वो समझ लेते हैं कि बैलेंस फोर्स का मतलब है कि जो बुक है, बुक का जो वेट है, बुक का जो वेट है वो एक फोर्स है और जो टेबल है वो एक फोर्स लगा रहा है। दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं इक्वल लगा रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ये बैलेंस फोर्स हो जाएगा और बैलेंस फोर्स जो है बुक को क्या रख रही है, रेस्ट पर रख रही है। तो ये किसके अंदर आता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अंदर आता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही है, क्योंकि वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अंदर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। व्हाट हैपेंस टू द मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट।
अब मोमेंटम की बात कर लेते। मैंने आपको कहा था पार्ट 1 में कि मैं पार्ट नंबर 2 में आपको मोमेंटम के बारे में समझाऊंगी। मोमेंटम इज इक्वल टू होता है, मोमेंटम को P लिखते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, कि आपकी जो बॉडी है वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, किस पर डिपेंड करता है, मास पर। अगर ज्यादा भारी ऑब्जेक्ट है तो आपको उसको वेलोसिटी ज्यादा वेलोसिटी देना पड़ेगा, अगर कम भारी है, एकदम हल्का है, उसको कम वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो जब मास और वेलोसिटी मिलते हैं तो क्या बन जाता है, मोमेंटम बन जाता है। अब आपको बोल रहा है कि मोमेंटम क्या होगा जब कोई भी फोर्स नहीं लगाया जाएगा। जब कोई भी फोर्स नहीं लगाया जाएगा, ना तो वो इंक्रीज होगा, ना तो डिक्रीज होगा, ना तो जीरो होगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। यानी कि अगर मैं कोई भी फोर्स नहीं लगा रही हूं तो बॉडी रेस्ट पे है, तो मोमेंटम क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। या तो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पर ही है, या बॉडी मोशन पे है तो मोशन पे ही है। अगर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है इसका मतलब मोमेंटम कैसा है, कांस्टेंट। इसे और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि न्यूटन का पहला लॉ जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया है वो किस पर डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर डिपेंड करता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूटन का जो पहला लॉ है वो किस पर डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर डिपेंड करता है। ये क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि जो मोमेंटम है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये कैसा रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। कब, जब कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई किया गया, यानी कि अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही है, अगर वो मोशन पर है तो मोशन पर ही है, जब तक कोई फोर्स नहीं लगाया जाता। इसका मतलब उसका मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, याद रहेगा ये वाली बात कि न्यूटन का पहला लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। व्हाई डू पैसेंजर्स लर्च फॉरवर्ड व्हेन अ मूविंग बस सडनली स्टॉप्स। अगर आप बस में बैठे और बस ने अचानक से ब्रेक लगाया है, आप सामने की तरफ झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स से होगा क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे के लिए होता है, हम तो सामने झुक रहे हैं, ये नहीं होगा। ठीक है, न्यूटन के सेकेंड लॉ से हो रहा है क्या? न्यूटन के सेकेंड लॉ में तो फोर्स, मास और एक्सीलरेशन आता है, तो यहाँ पर तो ये भी नहीं होगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से हो रहा है, न्यूटन के पहले लॉ की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जब भी कोई बस है वो सडनली स्टॉप होती है, सडनली कोई ब्रेक लगाती है, आपके जो बॉडी का ऊपर वाला पोर्शन है वो मोशन में आ जाता है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आप सामने की तरफ झुक जाते हैं। चलिए एक और चीज से समझते हैं। मान लीजिए पैसेंजर और बस जो है वो सेम स्पीड से मूव करे। पैसेंजर अच्छे से बस में बैठा है, बस चल रही है, तो पैसेंजर भी चल रहा है, उसकी बॉडी भी मूव हो रही है, मतलब उसी स्पीड से मूव हो रही है। जैसे ही बस स्टॉप होती है, जो पैसेंजर है उसकी जो अपर वाली बॉडी है वो इनर्शिया की वजह से पहले तो रेस्ट पर थी और अचानक से मोशन में आने की वजह से सामने पर झुक जाती है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप सीट बेल्ट लगा कर रखिए ताकि आप सामने ना आ जाए, आपको कहीं लग ना जाए। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की वजह से। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको और पार्ट नंबर 3 में कराऊंगी कि जब आपको कोई कंडीशन दी रहेगी वहां पर न्यूटन का कौन सा लॉ लग रहा है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 में। व्हेन अ हैमर स्ट्राइक्स अ नेल, जब भी हम क्या करते हैं, हैमर से नेल को स्ट्राइक करते हैं, नेल ऊपर आने की कोशिश करता है। हम हैमर को नीचे की तरफ मार रहे हैं और नेल जो है ऊपर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर विच न्यूटन्स लॉ एक्सप्लेन द हैमर रिबाउंडिंग स्लाइटली, ये आता है थर्ड लॉ के अंदर। ये किसके अंदर आता है? न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अंदर, कि जैसे जैसे आप जो फोर्स से हैमर को मार रहे, नेल को मार रहे हैमर से, उतने ही फोर्स से नेल जो है ऊपर आने की कोशिश करता है, रिबाउंड करने की कोशिश करता है। तो हैमर जो है वो एक्शन है और जो नेल ऊपर आ रहा है वो उसका रिएक्शन है। तो यहाँ पर अगर एक्शन और रिएक्शन का पेयर बन रहा है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के अंदर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड टू टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मास, अगर कोई दो मास के दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास कम या ज्यादा कैसा भी रह सकता है, अब जब आप दोनों पर सेम फोर्स लगा रहे हैं, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है छोटा, ये ऑब्जेक्ट है बड़ा, तो इसका मास कम रहेगा, इसका मास ज्यादा रहेगा, लेकिन दोनों पर आप सेम फोर्स लगा रहे हैं। तो आपको बताना है कि जो कम मास वाला ऑब्जेक्ट है,
जो छोटा वाला ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, रेस्ट पर रहेगा, ज्यादा एक्सीलरेट करने लग जाएगा, लेस एक्सीलरेट करने लग जाएगा, कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर आप छोटे वाला जो पत्थर है और जो बड़ा वाला पत्थर है दोनों को सेम फोर्स से फेंकेंगे तो जो छोटा पत्थर है वो ज्यादा एक्सीलरेट करेगा, है कि नहीं। ये आप अपनी डेली लाइफ में ये एग्जांपल करके देख सकते हैं। छोटे पत्थर को, बड़े पत्थर को आप दोनों को सेम फोर्स से फेंकिए, छोटा पत्थर ज्यादा दूर जाएगा, ज्यादा एक्सीलरेट करेगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, एक्सीलरेट मोर। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ पर डिपेंड कर रहा है। ए एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। ठीक है, जैसे जैसे मास को बढ़ाते जाओगे एक्सीलरेशन कम होता जाएगा। तो हमने क्या किया, कम वाले मास की बात करी, जो छोटा पत्थर था उसका मास क्या था, कम था, तो एक्सीलरेशन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस पर डिपेंड करता है, न्यूटन के सेकेंड लॉ पर डिपेंड करता है। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, पार्ट नंबर 3 में, जिसमें हम इससे और एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने वाले। तो तब तक आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।